देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीजनबर्ग। तो थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये हिस्ट्री ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आएगी। हिस्ट्री में सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको इंटरेस्ट बने, क्योंकि ये सब चीजें ही हैं जो फिजिक्स में आज तक हैं। इसके बाद कुछ आया ही नहीं फिजिक्स में। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद फिजिक्स में कुछ नया आया ही नहीं है। इतने 90 साल हो गए, अभी तक कुछ नया नहीं आया। सोच के देखिए 1898 में कितनी बड़ी बात हुई थी। क्या हुआ था? पता चला था कि इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अभी तक की नॉलेज क्या थी कि एटम क्या होता है, इंडिविजिबल। लेकिन अब क्या हुआ, एटम क्या होने लगा भाई, डिविजिबल होने लगा। फिर देखो अभी भी लाइट का क्या था, 1900 में क्या आया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। 1900 में आई प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो उससे क्या साबित हुआ, उसने क्या बोला कि लाइट में क्या होता है, पार्टिकल नेचर। फिर 1905 में क्या हुआ, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय यूजिंग प्लैंक थ्योरी। उससे ये और साबित हो गया क्या कि लाइट में क्या होता है, डुअल नेचर। फिर आपको पता ही है कॉम्पटन 1923 में हुआ था, शायद मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, 26 या 27 में कॉम्पटन इफेक्ट कॉम्पटन ने भी साबित किया था। तो इससे क्या साबित हुआ था कि लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर। यानी लाइट के पास। और 1905 में ही क्या आई थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी तक हम टाइम मान के चलते थे, सबके लिए सेम होता है। लेकिन आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का थोड़ा बहुत तो आपको सुना ही होगा कि दो ट्विन्स हैं, एक यहाँ रह जाता है, एक स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में जाता है। फिर जो स्पेस में जाता है उसकी वो धीमे धीमे बूढ़ा होता है, उसकी एज कम होती है। और जो यहाँ रह जाता है अर्थ पे, वो बुढ़ा हो जाता है। जैसे अगर आपने इंटरस्टेलर देखी होगी, बहुत जबरदस्त मूवी है, उसमें देखिए जब वो बाप लौट के आता है तो बाप की उम्र होती है 40 साल और बेटी की उम्र होती है 90 ईयर्स। और बेटी को जब वो छोड़ के जाता है, बेटी 10-12 साल की होती है। ठीक है, तो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा था कि उस समय आप साइंटिस्ट होते तो परमानेंट आपके गूज़बम्प्स रहते। अगर आप ध्यान से सोचिए उस समय की हिस्ट्री, उस समय अगर आप जी रहे होते कि अभी तक लाइट का क्या पता, 1905 में साबित हो गया लो लाइट में तो पार्टिकल बिहेवियर भी होता है। अभी तक तो हम क्या मान के चलते थे, लाइट में क्या होता है, वेव नेचर। अब क्या हुआ, पार्टिकल नेचर। कितनी बड़ी बात आ गई। आज आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत बड़ी बात आई। फिर 1905 में क्या हुआ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या साबित हुआ कि टाइम भी अब कांस्टेंट नहीं है, टाइम भी अलग अलग है। तुम्हारी स्पीड के हिसाब से टाइम चलेगा। अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भागोगे तो तुम्हारे लिए टाइम स्लो मूव करेगा। फिर देखो क्या हुआ, मेजर ब्रेक थ्रू 1923। फिर बोर आया, ऑब्वियसली रदरफोर्ड, बोर, रदरफोर्ड ने क्या बताया, न्यूक्लियस। फिर आया था बोर ने अपना मॉडल दिया 1923। फिर डी ब्रॉगली आया। डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली ने बोला भाई कि अब यहां साबित हुआ था कि लाइट हैज डुअल नेचर। तो उसने यहां साबित कर दिया क्या कि पार्टिकल हैज डुअल नेचर, कि पार्टिकल में भी क्या होता है, डुअल नेचर। मतलब पार्टिकल जो है वो मास भी है और वो वेव की तरह भी है। ठीक है, तो ये देखो इतनी सारी चीजें हो गई। ठीक, 1923 आ गया। तो 1923 में हमारी नॉलेज क्या थी कि अब वेव पार्टिकल डुअलिटी आ चुकी थी। ठीक, अब थोड़ा मैं इस साइंटिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, हीजनबर्ग। ये 1901 में पैदा हुआ था दिसंबर में। सर ईयर क्यों बता रहा हूं, बस आपको ये बता रहा हूं कि कितना छोटा था। ठीक है, 1920 से 1922 के बीच में, यानी 19 साल की उम्र में इसने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इसने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। ठीक, फिर जब ये 1923 में इसको क्या मिल गई, पीएचडी। ठीक, और ये पीएचडी के टाइम इसका फ्रेंड कौन बना, फ्रेंड्स विद पॉली। सर ये पॉली कौन सा साइंटिस्ट है, अभी आएगा पॉली, 2 ही 3 लेक्चर में पॉली आने वाला है। ठीक, पीएचडी में इसका टीचर कौन था, इसका टीचर था सोमरफील्ड। सर सोमरफील्ड सुना सुना लग रहा है, याद नहीं आ रहा। याद करो, असाइनमेंट में मैंने नहीं बताया जब बोर मॉडल के बाद सोमरफील्ड मॉडल आया था, सोमरफील्ड ने क्या बताया था, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। याद करो, इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया था, सोमरफील्ड ने। ठीक, 1 साल इसने यहाँ काम किया
उसके बाद ये स्टूडेंट बन गया किसका, बोर का। बोर का क्या बन गया, असिस्टेंट। कौन सा बोर, वही बोर जिसका बोर मॉडल हमने पढ़ा। तो देखो ये लोग कितने बुरी तरह कनेक्टेड है, अभी देखना। एक साल इससे सीनियर था पॉली, ठीक। बोर का क्या था, ये असिस्टेंट। अब दिक्कत क्या थी कि जो बोर मॉडल था, ऑब्वियसली ये बोर के पास काम कर रहा है, तो बोर मॉडल पे इसकी निगाह सबसे पहले रहेगी। तो बोर मॉडल उस समय तक फेल हो चुका था। लोगों को ये पता था कि बोर मॉडल केवल किसके लिए काम करता है, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बोर मॉडल काम नहीं करता, ठीक। दूसरी बात देखो, बोर की मैंने आपको शॉर्टकमिंग नहीं दिखाई थी। बोर ने क्या डी ब्रॉगली के कंसेप्ट को लिया था, सोच के देखो। बोर ने तो अपना प्रिंसिपल पहले दिया था, लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव भी है। तो क्या बोर ने इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर माना था, नहीं माना था। तो ये बोर की क्या हो गई, एक शॉर्टकमिंग। अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा। तो बोर की पहली शॉर्टकमिंग क्या हुई कि बोर ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, पार्टिकल। उसने डी ब्रॉगली का कंसेप्ट नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था, ऑब्वियसली बोर पहले आया था, डी ब्रॉगली बाद में, ठीक। तो ये जब नील्स बोर का असिस्टेंट बना हाइजेनबर्ग, तो बोर की थ्योरी पे इसने काम करना चालू किया। भाई उसका असिस्टेंट था तो ऑब्वियसली उसकी थ्योरी पे काम करेगा, उसकी शॉर्टकमिंग्स को दूर करेगा कि भाई क्यों नहीं लग रहा, क्या गलती है। तो इसने सवाल उठाया कि जब तक ऑर्बिट, इसने कहा ऑर्बिट होती ही नहीं है। कह रहा ऑर्बिट जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। सीधी सी बात। इसने कहा कि ऑर्बिट तो तुम देख नहीं सकते कि कैसे होती है, तो जब तक हम ऑर्बिट देखेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो फिर इसने अपना काम करना चालू किया, ये लगा रहा रिसर्च में, लगा रहा। फिर 1925 में, अच्छा डी ब्रॉगली की थ्योरी में भी एक कमी थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी तो था, लेकिन ये इसमें दो कमियां थी। पहला, बेटा देखिए पहली बात, ये सब कुछ भी एग्जाम में नहीं आना, ये सब इंटरेस्ट के लिए है। अगर आपको ये सब बोरिंग लगता है, आप 10 मिनट आगे कर लीजिए, फॉरवर्ड कर लीजिए और सीधे जो काम की बात है जो एग्जाम में आएगा वो देखो। इसमें कमियां क्या थी, इसमें भाई वेव का नेचर नहीं बताया था। भाई वेव ऐसी भी हो सकती है और भाई वेव कैसी भी हो सकती है, मतलब बहुत टाइप सी वेव हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि वेव का नेचर कैसा होगा, मतलब वेव कैसी होगी, किस प्रकार की वेव होगी, ठीक है। दूसरी इसमें क्या कमी थी, ये नहीं बता पाया था कि जब एक्सेलरेशन होगा तब क्या होगा। ये तो बात करता है किसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी की, लेकिन जब एक्सेलरेशन होगा तब क्या होगा ये नहीं बता पाया। तो फिर इसने काम किया डी ब्रॉगली और बोर को मिला जुला के। तो 1925 में इसने एक नई टाइप की मैथमेटिक्स अपनी डेवलप की, ठीक है। जैसे न्यूटन ने अपने लिए मैथमेटिक्स यूज की थी, बताओ उसका नाम क्या था, कैलकुलस। वो आप पढ़ोगे 11-12 में, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं। इसी तरह इसकी जो मैथमेटिक्स थी, ठीक है, वो किस पे बेस्ड थी, मैट्राइसेस पे। मैट्राइसेस क्या होता है सर, ये मैथ्स वाले पढ़ेंगे। तो इसने मैट्राइसेस बेस्ड क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप की, लेकिन इसमें कमी थी। कमी क्या थी, ये बहुत ज्यादा कठिन थी। हमारे लिए तो होगी ही कठिन, लेकिन इवन साइंटिस्ट लोगों के लिए भी क्या थी, ये जो मैथमेटिक्स इसने डेवलप की वो बहुत ज्यादा कठिन थी, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैट्रिसेस में जैसे आपने पढ़ते हो, जैसे 3 into 4 is equal to 4 into 3 होता है भाई, पढ़ते हो आप, यानी a into b is equal to b into a, यही होता है। लेकिन मैट्रिसेस में जरूरी नहीं कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। मैट्रिसेस में जरूरी नहीं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसने मैट्रिसेस बेस्ड क्वांटम मैकेनिक्स यूज की। इसमें एक तो मैथमेटिक्स बहुत टफ थी, दूसरा उस मैथमेटिक्स का कोई मतलब नहीं निकल रहा था। उससे आंसर आ जाते थे, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ वो कोई नहीं बता पाता। समझे ना बात को। तुमको इतनी सारी मैथमेटिक्स दे दी जाए, पूछा जाए ये है क्या असली में, आंसर तो तुम चलो सही बता रहे हो, लेकिन ये है क्या सर, लेकिन वो नहीं बता पाता था, ठीक। जैसे साइन एक्स, अगर कोई पूछे कि साइन एक्स है क्या, मतलब क्या है इसका, तो सिंपल सी बात है, साइन एक्स का मतलब है सर ऐसी लाइन जो यूं चलेगी, ये वो इसका मतलब, और ये हुई मैथमेटिक्स। समझे ना।
y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये मैथमेटिक्स हुई, और ये हुआ इसका मतलब कि एक लाइन तो ऐसे ऐसे चलेगी। तो वो मैथमेटिकली तो बता पा रहा था, लेकिन वो मतलब नहीं बता पा रहा था। तो मतलब नहीं बता पा रहा था, तो चलो भाई लोग इसको एक्सेप्ट भी कर लेते। लेकिन उसी साल क्या हुआ, जैसे दो टॉपर होते हैं ना, उनमें हमेशा फाइट चलती है, वैसे ही एक आ गया दूसरा, एरविन श्रोडिंगर। अब मजे की बात ये, अब इसने कैसे एक्सप्लेन किया, इसने वेव को ही लिया, जो डी ब्रॉगली ने वेव का कंसेप्ट दिया था, इसने वेव को ही लिया और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, जिसकी आज वैल्यू वही है जो F बराबर ma की वैल्यू है न्यूटन की लॉ में, वही वैल्यू आज किसकी है, श्रोडिंगर इक्वेशन की। तो इसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जिसका 80% मतलब लोगों की समझ में आ रहा था, 20% मतलब समझ में नहीं आ रहा था, 80% मतलब समझ में आ रहा था, 20% मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो लोगों ने इसको प्रिफर करना चालू कर दिया, जितने साइंटिस्ट लोग थे, कि हम भाई ये पढ़ेंगे, हमको ये समझ में आ रहा है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। और दोनों की खास बात क्या थी, दोनों से रिजल्ट सेम आते थे, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, रिजल्ट आर सेम। लेकिन लोगों ने इसको करना चालू किया। अब ये जो हीजनबर्ग था, इसका परिवार कैसा था, ये पढ़े लिखे परिवार से था। पढ़े लिखे परिवार से मतलब कि अब इसके मम्मी पापा एग्जैक्टली क्या करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन सपोज करिए कि जैसे मम्मी प्रोफेसर है और पापा समझ लीजिए आईएएस है, इस टाइप के परिवार से था। तो अब जैसे आप लोगों के भी ऊपर एक्सपेक्टेशन है कि भाई आईआईटी निकालो, मेडिकल निकालो, डॉक्टर बनो, आईआईटी जाओ, एनआईटी जाओ, वैसे ही इसके ऊपर भी एक्सपेक्टेशन थी कि प्रोफेसर बनो। मैं आपको बताऊं, इवन सन 2000 तक प्रोफेसर बनने की, मतलब प्रोफेसर बनना चाहते थे लोग बहुत ज्यादा। तो उस समय तो इसके मम्मी पापा चाहते थे प्रोफेसर बने। अब क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, अब जो पुराने साइंटिस्ट थे, जैसे बोर हो गया, समरफील्ड हो गया, ये सब क्या हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे, ये सब रिटायर हो रहे थे। तो और लोग अब प्रोफेसर की जो पोजीशन थी उसके लिए इसका कंटेंडर ये बन गया, श्रोडिंगर। तो अब लोग इसको पसंद करने लगे। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं करूं क्या। लोगों ने तो इसको पसंद कर लिया, बात मेरी भी सही है, लेकिन लोग ये सिंपल है तो लोग इसकी बात मान रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, इसने देखा कि जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन था, अगर उसको हटा भी दो तब भी उससे एक चीज अपने आप निकल के आ रही थी, जिसका क्या नाम था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसने नाम रखा। मतलब इसकी जो मैथमेटिक्स थी वो सारी चीजें बता रही थी जो ये बता रही थी, प्लस एक चीज और बता रही थी। तो इसने कहा चलो मेरी सारी चीजें तो इसने चुराई नहीं वैसे उसने, लेकिन इसने कहा मेरी फिर भी सुपीरियर थी क्योंकि एक चीज एक्स्ट्रा बता रही थी, तो चलो मैं उस एक्स्ट्रा चीज को ही अपने नाम पे रख देता हूं कि हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये रख दिया इसने। और क्या हुआ, 1927 में इसमें अपना प्रिंसिपल दिया। तो प्रिंसिपल दिया जब भी प्रिंसिपल कोई साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने पेश करते हैं, तो हम भी कोई ऐसे चीज बनाते हैं तो क्या करते हैं, मान लो तुमने एक रोबोट बनाया, तो अपने सबसे पहले किसको दिखाओगे, अपने दोस्त को दिखाओगे। कोई नई चीज बनाई आप, भाई मान लीजिए आईआईटी में कोई रोबोट बनाया, अपने दोस्त को दिखाओगे, अपने टीचर को दिखाओगे, है ना। और अगर वो लोग कहेंगे हाँ भाई अच्छा बना है, तो फिर प्रिंसिपल को दिखाओगे, सबको दिखाओगे। तो इसी तरह इसने जो अपना ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये 1927 में भेजा किसको, पॉली को। पहले पॉली दूसरी यूनिवर्सिटी में चला गया था तब तक, तो पॉली ने भी कहा बहुत बढ़िया। और बोर को दिखाया, ये वाला बोर जिसका ये असिस्टेंट था, तो बोर ने कहा कि कुछ कुछ मुझे गलतियां लग रही, लेकिन तुम्हारा प्रिंसिपल सही है, तो तुम जय माता दी करके इसको प्रेजेंट कर दो। तो फिर 1927 में हीजनबर्ग ने अपनी जो ये प्रिंसिपल था ये दुनिया के सामने रखा, और यकीन मानिए इस प्रिंसिपल से फिर दुनिया में उतना ही इंपैक्ट पड़ा जितना इंपैक्ट डी ब्रॉगली से पड़ा था, ये जितना इंपैक्ट इससे पड़ा था कि लाइट में क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। और क्यों इतना इंपैक्ट पड़ा ये भी शायद आज आपको फील तो नहीं आएगी, शायद थोड़ा बहुत आप अप्रिशिएट कर पाओ। तो ये इसने अपना प्रिंसिपल दिया, ठीक, तुरंत। फिर 1927 में बॉर्न और हीजनबर्ग इन दोनों ने बोला कि नाउ द क्वांटम रिवॉल्यूशन इज कंप्लीट।
और सच बात है उसके बाद कोई नई चीज आई भी नहीं। अब सर ये बॉर्न कौन है? देखो हमने नए नए साइंटिस्ट कौन से देखे, बॉर्न और पॉली। तो बॉर्न कौन था अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। ये जो 20% श्रोडिंगर का समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, ये किसने एक्सप्लेन किया था? बॉर्न ने एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने ये साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने बोला कि नाउ द क्वांटम रिवॉल्यूशन इज कंप्लीट। और उसके बाद 1927 में ही इसको प्रोफेसर की जॉब मिल गई। किसको? हीजनबर्ग को। और 29 में इसको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज। ठीक है, 29 में इसको मिल गया नोबेल प्राइज। अब एक चीज और बताऊंगा जो थोड़ी सी अनरिलेटेड है कि ये क्या था? जर्मन था। अब आपको पता ही होगा वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी 1940 से 41 से स्टार्ट मान के 44-45 तक मानते हैं। तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में कौन था भाई? हिटलर और नाजी पार्टी। तो इसके बाद माना जाता है कि ये जब से हिटलर आया तो ये हिटलर का बेसिकली साइंटिस्ट बन के रह गया। तो इसलिए इसकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसने कुछ भी ऐसा नया भी नहीं दिया, इसका कोई भी कुछ भी नहीं आया। और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं भाई ऑब्वियसली एलाइज और क्या बोलते हैं एक्सिस फोर्सेस के बीच में लड़ी गई थी वर्ल्ड वॉर 2, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है। एलाइड में कौन कौन थे भाई? जैसे अमेरिका हो गया, जैसे अमेरिका तो पार्टी भी नहीं था, वो तो पर्ल हार्बर के बाद आया था। जैसे यूके हो गया, रशिया हो गया, तो वो सब इसको पसंद नहीं करते थे। फिर 1976 में अल्टीमेटली इसकी डेथ हो गई। तो इस हिस्ट्री का ऑब्वियसली कोई रिलेशन नहीं है एग्जाम के लिए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितने आप साइंटिस्ट के नाम देखते हैं, इतने सारे हम पढ़ेंगे, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो हो सकता है आप में से भी कई बच्चे जो आज साथ में बैठ के पढ़े होंगे, या अभी कोरोना ना होता तो पढ़ रहे होते, आप में से भी कई लोग साइंटिस्ट बनो और कुछ ऐसी नई चीज वर्ल्ड को दो जो इतने सालों में आई नहीं है। 90 साल हो गए, अभी तक कुछ नया नहीं आया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने के पहले मुझे एक चीज याद आई कि मैंने एक चीज आपको लिखाई नहीं थी डी ब्रॉगली में। तो डी ब्रॉगली का पहले मैं 5 मिनट लिखाऊंगा और फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ये है क्या। इतने बड़े साल थे ना ये, मतलब बड़े साल का मतलब इतने इम्पैक्टफुल ईयर्स थे। इन्होंने अभी तक की हमारी फिजिक्स की जितनी नॉलेज थी सबको ध्वस्त कर दिया। 1898 से लेकर 1928 तक इतनी चीजें आई, पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ा। पूरी जितनी भी हमने साइंस पढ़ रखी थी न्यूटन के जमाने से, जो कि सन 1600 में उसने दी थी, सब पे डेथ ब्लो पड़ गया, सब पे। और ये सब मैं सही बता रहा हूं, जो बच्चे IIT जाएंगे, मतलब मेडिकल वाले तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ये सब एंड यू विल फील लाइक गूज़बम्प्स। सर हम अभी पढ़ लेंगे, हम तो गूगल करके। बेटा अभी मत पढ़ना, क्यों? टाइम वेस्ट होगा। सर क्यों टाइम वेस्ट होगा? पहली बात, उसकी मैथ्स तुम नहीं कर पाओगे, अभी उसकी फिजिक्स नहीं कर पाओगे। पहले तो 11-12 की मैथ और फिजिक्स आनी चाहिए। फिर ये इंजीनियरिंग में आएगा सेकेंड सेमेस्टर में, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स है वो आपको आती होगी, तभी आप सेकेंड सेमेस्टर में इसको अप्रिशिएट कर पाओगे। तो इतना अमेजिंग है ना ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है कि मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता मैं आपको वर्ड्स में। इट कैन ओनली बी फेल्ट। चलिए, डी ब्रॉगली में एक चीज रह गई थी लिखाना, लिखिए डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। ये हमारा लास्ट लेक्चर था क्या? डी ब्रॉगली। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहली चीज क्या थी? लिखो, दे वर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक होती थी भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक होती थी मैग्नेटिक फील्ड, याद है? लिखो, दे वर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैटर वेव का मतलब क्या है कि है तो मैटर, लेकिन उसमें थोड़ी सी वेव प्रॉपर्टी भी है। तो लिख लो कि मैटर वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड।
दूसरा भाई आपने देखा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लाइट है वो सन से अर्थ तक आ जाती है। सन से अर्थ तक क्या है? वैक्यूम है। तो लिख लो कि दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। लिखो फटाफट, दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। They can travel through i.e. they can travel through vacuum. लिख लो, they require material medium for propagation. They cannot travel through vacuum. ठीक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी की सारी all EM waves travels with the speed of light. लिख लो। और ये तो क्या है? हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होती है। तो लिख लो कि every particle has its different velocity. चौथा, they are emitted by the source. emitted by the source मतलब वहां से निकल के वेव आ रही है मेरी आंखों तक। ये बल्ब है, इससे निकल के वेव आ रही है मेरी आंखों तक। जैसे सन से लाइट निकल के यहां तक आ रही है, तो दे आर एमिटेड बाय द सोर्स। ठीक, अब मैटर वेव ऐसा तो है नहीं कि सपोज मैं समझ लीजिए ये माचिस की डिब्बी है, इसको फेंकूं ऐसे करके और थोड़ी सी वेव्स इसमें से निकल के चली जाए और देखने में आधी ही बचे, ये इतनी ही बचे, ऐसा तो होगा नहीं भाई। इसको फेंकोगे तो जितनी थी यहाँ पर उतनी ही मिलेगी, बस इसमें बहुत हल्की सी वेवलेंथ होगी। तो ये निकल के जाती है ऐसे 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 ऐसे, और ये निकल के नहीं जाती। तो देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दे डू नॉट लीव द मटेरियल पार्टिकल, दे आर नॉट इमिटेड बाई पार्टिकल। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? c अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? h अपॉन mv, डी ब्राउनली। ठीक है, देखिए हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अब पढ़ते हैं। लिखो, it is impossible to measure simultaneously, it is impossible to measure simultaneously both the position and momentum ब्रैकेट में लिख लेना वेलोसिटी of a small particle like electron with absolute accuracy. मतलब उसने क्या बोला, इसका मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी। सर अनसर्टेनिटी क्या है? यानी एरर। तो सर एरर ही बोल देता, अरे यार उसकी मर्जी, हाइजेनबर्ग एरर प्रिंसिपल बोलता,
या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मुझे तो ये ज्यादा कैची लग रहा है। तो अनसर्टेनिटी, तो डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और एच क्या है आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। लिखते चलो, इसकी वैल्यू क्या थी? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मतलब कि हीजनबर्ग ने क्या बोला कि जब भी तुम एक साथ इन दोनों चीजों को मेजर करने की कोशिश करोगे, किसको? पोजीशन को या मोमेंटम को, तो क्या होगा? हमेशा एरर होगी थोड़ी सी उसको नापने में। सुनिए मेरी बात, जब भी पोजीशन और मोमेंटम को तुम एक साथ दोनों नापने की कोशिश करोगे तो दोनों में कुछ ना कुछ एरर होगी। वो एरर कितनी होगी? वो एरर इन मोमेंट पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम कितनी होगी? कम से कम h/4π। एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम कितनी होगी? कम से कम h/4π। इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, डेल्टा पी क्या होगा बताओ? मास इनटू डेल्टा वी, जहां डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, ठीक। तो उसने क्या बोला? जब भी नापोगे तुम गलत नापोगे अगर दोनों चीजें एक साथ नापने की कोशिश करोगे। और एक जितना, सब क्यों गलत नापेंगे अभी आता हूं। एक जितना सही नापोगे दूसरा उतना ही गलत नापोगे। कैसे सर? ये देखो, डेल्टा एक्स को लिख सकता हूं h/4π, ये लिख सकता हूं। ठीक, ठीक है, ये ठीक। अब एक बार बताओ, अगर ये ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये कम होगा, है कि नहीं? डेल्टा पी जितना ज्यादा होगा डेल्टा एक्स उतना ही कम होगा, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जितनी ज्यादा होगी, सॉरी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन उतनी ही कम होगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब? अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं? यानी एक जितना सही ना, ये कम है यानी एरर कम है। अगर इसमें एरर कम है तो इसमें एरर क्या है? ज्यादा है। इसमें क्या, अगर इधर वाले में एरर ज्यादा है, इधर वाले में एरर क्या है? कम। ठीक है, लिख लो इसको हिंदी में। लिखो इफ अनसर्टेनिटी, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ग्रेटर, if uncertainty in position is greater then uncertainty in velocity is less. If uncertainty in position is greater then uncertainty in velocity is less, and vice versa. i.e. if position of electron is measured accurately then the velocity will become very much inaccurate.
both position and velocity of electron cannot be measured accurately together. Cannot be measured accurately together. अब खुद देखो, अगर डेल्टा P 0 हो जाए तो बताओ डेल्टा X क्या है? बताओ, डेल्टा P 0 हो जाए, ये 0, तो डेल्टा X कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसी तरह इफ डेल्टा X 0 हो जाए तो डेल्टा P क्या हो जाएगा? तो डेल्टा P भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी एक बिल्कुल सही नापा, उसमें कोई एरर नहीं, तो दूसरे में कितनी एरर? इनफाइनाइट एरर। बिल्कुल सही तो दूसरा बिल्कुल गलत। यानी एक में डेल्टा P यानी डेल्टा V लिखो, ठीक है, डेल्टा V और ये एक ही बात है। यानी एक जितना सही नापोगे, लिखो इसको लिखो, फिर लिखो लिखो एक जितना सही नापो, एक जितना ज्यादा सही नापोगे दूसरा उतना ही ज्यादा गलत मिलेगा। एक जितना ज्यादा सही मेजर होगा दूसरा उतना ही ज्यादा गलत मेजर होगा। ठीक है, यानी अगर तुम्हें वेलोसिटी बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि इतनी ही है 60 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? वो पूरी दुनिया में, पूरी स्पेस में कहीं भी हो सकता है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता वो पूरी स्पेस में कहां पर है। और अगर तुम बता सकते हो कि ये पार्टिकल यहीं पर है, तो तुम्हें उसकी वेलोसिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ऐसा क्यों सर? देखो, पहले फिर वही बात मैं समझा रहा हूं, लेकिन इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। एक बॉल फेंकी, बताओ 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? बताओ भैया, वो पढ़ लो ना अभी फिजिक्स में, रेस्ट एंड मोशन, बॉल खेलते होगे, ऊपर से फेंकी, नीचे से फेंकी, बताओ मुझे, मेरा सवाल ध्यान से सुनना। एक बॉल फेंकी, बताओ 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? तो सर ये सवाल कुछ इनकम्प्लीट नहीं लग रहा आपको? कैसे बेटा? सर आपने बॉल तो फेंकी, ठीक है, बॉल फेंकी, लेकिन ये तो बताओ हमें, हम ये लगा लेंगे सर v = u + at या v = u + gt? ये तो बताओ कि आप छत पे खड़े थे, आपने नीचे की तरफ फेंकी, या आप जमीन पे खड़े थे, आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, और फेंकी तो किस स्पीड से फेंकी, है कि नहीं? ये पता होना चाहिए कि नहीं? किस स्पीड से फेंकी, किस एक्सेलरेशन से फेंकी? जब तक ये हमें नहीं बताओगे तो आप सर हमें फालतू का सवाल पूछ रहे हो, आपको लग रहा फिजिक्स आती नहीं, इसलिए आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो कि एक बॉल फेंकी 5 सेकंड बाद बताओ क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें इसकी इनिशियल स्पीड बता दूं और ये इसका डायरेक्शन बता दूं किधर फेंकी, तो तुम निकाल लोगे? भाई अगर इधर फेंकी सर आपने पोजीशन बता दी, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, और जी तो हम लगा ही लेंगे, तो हम बता देंगे सर 5 सेकंड बाद किधर है। या फिर हम नीचे खड़े हैं और हम ऊपर एक बॉल फेंकेंगे,
तो अगर हमें इनिशियल स्पीड पता है तो हमें जी पता है तो भी हम बता देंगे। यानी कि किसी फाइनल वैल्यू पहुंचने के लिए तुमको क्या पता होनी चाहिए, इनिशियल वैल्यू। 5 सेकंड बाद तुम कब बता पाओगे, तभी बता पाओगे जब तुम्हें इनिशियल वैल्यू पता होगी। जब तुम्हें ये पता होगा कि इनिशियली मैंने किधर फेंका, नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे फेंका, कितनी स्पीड से फेंका, कि सीधे फेंका, तभी जाके तुम्हें पता कर पाओगे कि वो 5 सेकंड बाद कहाँ होगी। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ बेटा कि अगर किसी की भी पोजीशन निकालनी, ट्रैजेक्टरी निकालनी है, ट्रैजेक्टरी मतलब वो कैसे मूव कर रहा है, उसकी स्पीड निकालनी है, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? यू मस्ट नो इनिशियल कंडीशन। यानी जब वो स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होते समय उसकी क्या कंडीशन थी, या फिर और 5 सेकंड बाद हमें देखना है तो 5 सेकंड बाद उसकी क्या कंडीशन थी। यानी हमें एटलीस्ट 2 मेजरमेंट करने पड़ेंगे। समझिए बात, हमें एटलीस्ट 2 जगह मेजर करना पड़ेगा। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। इस लाइन की लेंथ बताओ सर, हम तो एक ही मेजर करते हैं। कैसे सर? कैसे बेटा? देखो सर, ऐसे स्केल रखो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर। अभी भी देखो बेटा, यहाँ 0 रखा ना तुमने, बताओ जब तक यहाँ लाइन के इधर तुम 0 नहीं लगाओगे, क्या ये 5 सेंटीमीटर तुम मेजर कर लोगे? ये बताओ भाई, मेरी हाइट ही मेजर करनी है तो एक 0 होना चाहिए ना, कहाँ से शुरू हुआ, इनिशियल कहाँ से है। तो इसीलिए कोई भी चीज आपको कभी भी मेजर करनी है तो यू नीड एटलीस्ट 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। यू नीड एटलीस्ट 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इनिशियल क्या होता है? इनिशियल वो नहीं कि जब वो पैदा हुआ था तब क्या हुआ था। इनिशियल मतलब जब हमने पहली बार मेजर किया, और फाइनल मतलब जब हमने दूसरी बार मेजर किया। तो अब समझना बात को। हालांकि ये समझ में आए ना आए, एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। जितनी हिस्ट्री बताई उससे भी कोई मतलब नहीं। मतलब किससे? फॉर्मूले से। जो मैं समझाने जा रहा हूं समझ में आए ना आए आपको कोई मतलब नहीं। और एक बात, ये जो समझाने में आपको जा रहा हूं, ये समझ लो कि मैं सिर्फ आपको सरफेस दिखा रहा हूं। असली रीजन तो बहुत ज्यादा खोद के मिलेगा। जैसे यहाँ कोयले की माइंस है चंद्रपुर में, तो ये समझ लो कि हम कोयले की माइन के सरफेस पर हैं। या सोने की माइन समझ लो, सोने की माइन के हम सरफेस में। असली सोना, इसकी असली अंडरस्टैंडिंग कब मिलेगी? जब आप आईआईटी में जाओगे। अभी मैं आपको समझा भी नहीं सकता, क्योंकि आपको एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अगर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आता होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वो आपको आता नहीं। तो हालांकि मैं एक बच्चों वाले तरीके से आपको समझाता हूँ, एकदम बच्चों वाले तरीके से। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये मस्ती में जा रहा था इधर से इधर, ठीक है, मस्ती में जा रहा था। लेकिन हमें कैसे पता चला सर ये इधर से इधर जा रहा है? ठीक है, अब हमें मेजर करना है। ठीक, तो मेजर करने के लिए तुम इस पे क्या फेंक के मारोगे? लाइट। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो? मेजर कैसे करोगे? इस पे क्या पड़ेगी? लाइट। भाई वो विजिबल ना सही, इंफ्रारेड भी हो सकती, कैसे भी हो सकती है, लेकिन मेजर करने के लिए यू नीड टू हिट इट विद व्हाट? लाइट। जब तुम इसको लाइट से हिट करोगे, ये आ गया, लाइट रिफ्लेक्ट होके आ गई। ठीक भाई, या तो लाइट से नहीं हिट करेंगे सर, हमने तो सोनार पढ़ा है कि पनडुब्बियां होती हैं, सबमरीन्स, तो सोनार, उसमें भी तो साउंड वेव होती है ना, एक वेव से तो हिट करा ना तुमने, तुम साउंड वेव से हिट कर लो इसे। तो सोचो, ये इलेक्ट्रॉन का क्या था? नॉर्मल पाथ, जैसे वो जाता, लेकिन जैसे ही इसको हिट हुआ इसका पाथ बदल गया, अब ये यहां आ गया। अब सोचो, अब फिर तुमने लाइट मारी, ठीक, तो अब जब तुम मेजर करोगे तो गलत ही मेजर करोगे ना, तुमने तो उसका पाथ क्या किया? नॉर्मल पाथ चेंज कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया उसका नॉर्मल पाथ चेंज? इसलिए जब भी तुम मेजर करोगे तुम गलत मेजर करोगे। और ये बात केवल किसके लिए वैलिड है? छोटे पार्टिकल्स के लिए। ये समझ में आया? तुमने पाथ ही चेंज कर दिया तो तुम गलत मेजर कर रहे हो, क्योंकि पहले ही हिट में क्या हुआ? तुम्हारा पाथ चेंज हो गया। अब देखो, ये इसका पाथ चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इस पे क्या पड़ी? एनर्जी। भाई लाइट में क्या होती है? एनर्जी। और फोटॉन्स में क्या होता है? मोमेंटम। ये आपको मैंने बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p,
बहस भी की थी आपसे पिछले लेक्चर पे डी ब्रॉगली पे कि सर फोटोन में तो मास होता नहीं, फिर उसमें मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा मास इनटू वेलोसिटी, तो उसमें मोमेंटम कैसे होता है। तो आपको मैंने बताया था कि मोमेंटम आप कैसे होता है, इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी क्या, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसके डीप में जाएंगे तो ये तरीका कहीं ना कहीं गलत है, मुझे इस तरीके की कमियां भी पता है, लेकिन अभी के लिए आप ये आपके लिए इतना बहुत है कि भाई जैसे ही तुमने इसको टकराया ये वहां चला गया, तो अब जैसे ही तुमने दोबारा मारा तो ये यहां चला गया, तो तुमने इसका पाथ चेंज कर दिया ना। अब देखिए ये छोटे पार्टिकल पर ही क्यों होता है, देखिए अब मेरा इतना ज्यादा मास है, मेरा मास तो आपको दिखता ही होगा, अब मुझ पे लाइट पड़ेगी E = h न्यू। अब बताओ h इतना छोटा है 6.6 × 10⁻34, तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या, या चींटी को भी कोई फर्क पड़ेगा क्या इस लाइट के पड़ने से। कभी देखा है कि ऐसे दो टॉर्च ले ली, चींटी के ऊपर मारी और चींटी का पाथ चेंज हो गया, नहीं, चींटी उसी पाथ पे जाएगी। तो ये वैलिड है केवल किसके लिए, केवल किसके लिए वैलिड है बेटा, बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए। नहीं, वैलिड तो ये सबके लिए है, लेकिन मेनली एप्लीकेबल किस पे है, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल है। खुद सोचो, क्योंकि देखो अनसर्टेनिटी है ही कितनी, h/4 h कितना था 6.6 × 10⁻34। अगर इन दोनों को इक्वल भी मान लो तब भी एक में अनसर्टेनिटी कितनी हुई -17। तो ये तो पता ही नहीं चलेगा हमें, -8 हमने आज तक नहीं देखा, -17 हम कहां से जाएंगे। तो ये जो एरर आता है, ये एरर क्यों आता है, क्योंकि जब भी तुम मेजर करोगे यू विल हिट इट विद एनर्जी, चाहे वो लाइट एनर्जी हो चाहे वो साउंड एनर्जी हो, और वो एनर्जी थोड़ा सा ट्रांसमिट होगी ही होगी उस पार्टिकल में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट की एरर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाइजेनबर्ग के 100 साल बाद, आज 90 साल बाद इंस्ट्रूमेंट बन गया तो तुम सही नापोगे, नहीं, आज से हजारों साल बाद भी कितना भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट बना लो, लेकिन हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल तब भी वैलिड रहेगा। और आपने ध्यान नहीं दिया, 28 साल की उम्र में इसने नोबेल प्राइज ले लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था, हालांकि एग्जाम से इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको मैंने ये समझाया, असली तरीका बिल्कुल अलग है, असली तरीका एक्सप्लेन होता है वेव से, ठीक। मैं अब एनसीईआरटी की क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, a microscope is employed to locate an electron, एनसीईआरटी का है, a microscope is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? करिए। देखो, जब भी लिखा है विद इन अ पोजीशन ऑफ 0.1, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। डेसिमल एक इधर लाओगे 10 की पावर 1 कम करोगे, नहीं 10 की पावर -11 न्यूटन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10 की पावर -31 केजी। ये पूछा है, तो बस क्या लगाओगे, h/4 तो जनरली कैलकुलेशन के लिए इसको इक्वल टू लिख देते हैं। तो डेल्टा x कितना 10 की पावर -11 इंटू डेल्टा p कितना मास इंटू डेल्टा v, h कितना 6.6 इंटू 10 की पावर -34/4 इंटू 22/7। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर मेरे पास जो बुक में दिया है वो दिया है
5.8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन calculate the uncertainty in velocity of a truck. Calculate the uncertainty in velocity of a truck having weight equal to 3000 kg, having weight equal to 3000 kg, whose position is known to an accuracy of whose position is known to an accuracy of plus minus 1 centimeter. देखो पोजीशन ऑफ प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर यानी डेल्टा एक्स कितना हुआ 1 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर माइनस 2 मीटर। मास कितना है 3000 किलो। डेल्टा वी पूछ रहा है। अब इसकी अनसर्टेनिटी देखो कितनी है, मिलियन में है। इलेक्ट्रॉन की देखो मिलियन में, 10 की पावर 6 मिलियन में 58 लाख मीटर पर सेकेंड इसकी गलती है, ये समझिए। अब देखते हैं ट्रक में कितनी गलती आती है। तो 3000 डेल्टा एक्स कितना है 1 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर माइनस 2 इंटू 3000 इंटू डेल्टा वी कितना है निकालना है। टेन की पावर माइनस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 30। इसको सॉल्व करके आएगा सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व कर लेना 12 इंटू 30 360। जो मेरे पास वैल्यू लिखी है वो लिखी है 1.76 इंटू 10 की पावर माइनस 32 ये। अब बताओ ट्रक में क्या तुम्हें पता चलेगी इतनी वेलोसिटी में एरर है मेजर करते समय? नहीं पता चलेगी। तो जैसे कि डी ब्रॉगली इक्वेशन थी उसी तरह, जैसे कि डी ब्रॉगली इक्वेशन थी उसी तरह ये भी डिपेंड करती है किस पे। देखो मास बड़ा आ गया 3000 kg तो फिर से क्या हो गया इनसिग्निफिकेंट, है कि नहीं? इट इज टू इनसिग्निफिकेंट टू मेजर 10 की पावर माइनस 32। एक बार सॉल्व कर लेना ये कितना आएगा। मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए।
नहीं, इतना आ जाएगा। खुद सोचो ये कितनी कम वैल्यू है, 10 की पावर -36, यू विल नेवर नो। ठीक है, तो लिखो नोट करके, नोट कि डी ब्रोगली एज वेल एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली एज वेल एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल de Broglie as well as Heisenberg uncertainty principle are applicable for both small as well as large particles, but they are significant only for very small particles like इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी का, लिखो अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम and a speed of 45 meter per second, ठीक, if the speed can be measured with accuracy of 2%, if the speed can be measured with accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. Calculate the uncertainty in position. करो। देखो मास कितना दिया है, 40 ग्राम, सब कुछ एसआई में कर लो। ठीक, डेल्टा वी दिया है, देखो स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो डेल्टा वी क्या, 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड इतनी थी तो एक्यूरेसी की एरर कितना था, 2%। तो जब भी इस तरह लिखा हो क्या करोगे, 2/100 इंटू 45, तो ये कितना हुआ, 90/100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। समझे? ठीक, पूछा क्या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स कितना है, ये निकालना है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, पाई कितना होता है 3.14 या 22.7, मास कितना है 40 इंटू 10 की पावर -3, डेल्टा वी कितना है 0.1। सॉल्व करो, आंसर निकालो। तो बुक का आंसर है वो है 1.46। खुद देखो 10 की पावर -33, ये अनसर्टेनिटी पता चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं पता चलेगी। अगला क्वेश्चन,
ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2008। सर नीट तो 2012 में चालू हुआ था बेटा, उसके पहले जो नीट था उसका नाम था AIPMT। लिखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड, if an electron is moving with a velocity of 600 meter per second, which is accurate up to 0.005%, which is accurate up to 0.005%, then calculate the uncertainty in its position. देखो वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है, तो डेल्टा भी कितना है 0.005% ऑफ 400। यही तो हुआ ना सवाल, नहीं 600 है, तो बस यानी डेल्टा भी कितना है 0.005 अपॉन 100 इंटू 600, ये कट गया, नहीं 0.03 मीटर पर सेकेंड। मास बताइए इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्यों कर देते हो सारा बेटा, सवाल में ये लिख देते हैं, ये मिनिमम हो गया ना, इसके लिए बोल दो मिनिमम अनसर्टेनिटी। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं ये क्या बोलूंगा, ये क्या है, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक्स कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 इंटू 3.14, मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और डेल्टा वी कितना है 0.03। ठीक, इसका आंसर आता है 1.93 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूं, लिखो। पहला क्वेश्चन, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ 2 particles A and B, the uncertainty in velocity of 2 particles A and B is 0.05 meter per second and 0.02 meter per second respectively. The mass of B is 5 times. The mass of B is 5 times that of A. What is the ratio of uncertainty in their position? What is the ratio of uncertainty in their position? अगला क्वेश्चन, if uncertainty in position and momentum, if uncertainty in position and momentum are equal, then find out the uncertainty in velocity. Then find out the uncertainty in velocity. ठीक है, थैंक यू।